एक तो 10 नहीं, सैकड़ों लोगों की लंबी कतार। हर आंख में गम, हर चेहरे पर मायूसी। हालात मौत से बदतर, लेकिन फिर भी जिंदा रहने की ललक। एक ही चीज के लिए बढ़ते सैकड़ों हाथ जो खाली ही लौटते हैं। ये कोई नजारा नहीं, हकीकत है। मुजफ्फरनगर दंगों की वो काली हकीकत है जो रंग बिरंगी पन्नियों के नीचे बसी बस्तियों में रोज बयान की जा रही है, लेकिन जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। हमें बिठा लिया। हमारे अब्बा जी को काट दिया था जी। अपनी इज्जत नहीं मुझे प्यारी थी, जब अपना बच्चा प्यारा था। हमें जान बचानी भाई होगी थी, पर हम तो परेशान हो गए बहुत। दहशत की वजह से वापस जाने के लिए तैयार नहीं। 27 अगस्त 2013 को कवाल में एक छोटी सी वारदात से शुरू हुआ झगड़ा चंद दिनों में ही 1947 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुए सबसे बड़े दंगों में तब्दील हो गया, जिसका असर आज भी नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए उन्माद के बाद करीब 40,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और उनको इस तरह के 40 कैंपों में बसाया गया था। सरकारी आंकड़ों की माने तो इनमें से ज्यादातर लोग अब अपने घर लौट चुके हैं और 8 से 10,000 लोग ही ऐसे हैं जो कैंपों में बचे हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, दरअसल हकीकत कुछ और ही है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बने इन राहत कैंपों में गम और खौफ एक साथ पसरा है। गम उसका है जो गंवा दिया और खौफ उस भविष्य का जिसे देखा तक नहीं है, लेकिन जिसमें सब कुछ काला ही काला नजर आ रहा है। जौला कैंप में रह रही आसिया का ना अब कोई माजी है, ना ही कोई मुस्तकबिल। आसिया के पति अजीमुद्दीन और इनकी बहन रुबीना का दंगाइयों ने कत्ल कर दिया। ये अपने 6 बच्चों के साथ किसी तरह जान बचाकर जौला के इस राहत कैंप में तो पहुंच गईं, लेकिन अब उन्हें इस जिंदगी से बेहतर मौत लग रही है। ऐसी जगह से उनका हाथ तो मैं ही कतर जाऊं, मैं भी कट जाऊं उनका हाथ होता है। हम तो वीरान हो गए। हम तो वीरान हो गए, हमारे तो कोई नहीं रहा जी। अपने पति और अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने कटते देखने के बाद भी अगर आसिया आज जिंदा है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उनकी आंखों ने जो मंजर देखा है, वैसा मंजर लोगों ने 1947 में देखा था। 82 साल के अब्दुल हकीम ने वो दौर भी देखा था और ये दौर भी देखा है, लेकिन इस बार उनकी हिम्मत ने उनका साथ छोड़ दिया है। 13 लाख गांव में हुई। ऐसे बच्ची तो वोट का लगा कर बच्चा वो कैसे पक गया। एक बुढ़ा तंग करता रहता, उसको मारा। एक लड़का 13 साल का, उसके सिर बंदा मारा और 3 छिड़क कागज का भी। पीछे जाकर इतने परेशान है कि हम कहीं चले जा, कहीं मौत की खबर आ जाए, कहीं खुशी की खबर आ जाए, गमी में जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? हमारे सर पर टोपी है, सब हमारे चेहरे पर दाढ़ी है। दाढ़ी वाले को सब परेशान करें, टोपी वाले को परेशान करें। ये परेशानी सिर्फ इनकी नहीं बल्कि इस इलाके में रहने वाले हर शख्स की है। मुजफ्फरनगर दंगों की आग देहात में ऐसी फैली कि सैकड़ों साल के रिश्ते पिघलकर भाप हो गए। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर झुग्गियों की ये बस्तियां बसानी पड़ी, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही इत्मीनान है कि वो जिंदा है। लोगों के हालात सब आप भी गए होंगे कैंप में, बद से बदतर हैं। क्यों नहीं? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, रहने की सुविधा नहीं है। दिन में गर्मी है कैंपों में, रात को ठंडा है कैंपों में, लैट्रिन बाथरूम की जगह नहीं है, इसलिए इन्फेक्शन का भी बहुत भय है। और बीमार हैं लोग आजकल, डेंगू और मलेरिया और टाइफाइड ये सब फैला हुआ है। पहले से पीड़ित थे लोग, घायल थे, चोटिल थे, और ऊपर से इस तरह की आपदाएं आ रही हैं, बीमारी आ रही है। इस बीच में 2-3 बार बारिश हुई है, तो
बहुत हालात खराब हैं। राहत कैंपों में चंद फीट के फासले पर पूरे पूरे खानदान बसे हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, हर किसी ने कुछ न कुछ खोया है। कोई अपना घर-बार, धन दौलत, इज्जत या फिर बिना खौफ के जीने का हक। सरकार कई दिन पहले ये भूल चुकी है कि हजारों लोगों को पेट भरने की जरूरत है, लेकिन लोगों का रहम बदस्तूर जारी है। हर किसी का पेट भरने के लिए अनाज मौजूद है, लेकिन ये बांटने वालों के रहमो करम पर है कि किसको कितना मिले। सरकार में तो कुछ नहीं है, मेरे इधर कुछ नहीं है। तो कहते हैं तो मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा करते हैं। यहीं के रहने वाले भी सोचे जा हम रख लूं, गरीबों को तो देते हैं, क्या देवे, ये चावल आटा बस ये देवे, क्यों ये खाया जा, बिना तेल के बिना घी के ये खाया जा। जैसे भी अपने घर थे रुखी सुखी खावे थे, ये बढ़िया लगे थे। खाने से पेट तो भर जाता है, पर पन्नियों की छत और दीवारों से न ठंड रुकती है न पानी। कैंप के पास मस्जिदें बनाकर खुदा को याद करने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन गंदगी से निजात पाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। कैंपों में लोग बीमार हैं और दिन ब दिन कमजोर पड़ रहे हैं। ज्यादा परेशानी बूढ़ों और बच्चों को है। इन कैंपों के दिन में तो जलते हैं जी, और रात में इसमें पानी टपकता है। पानी टपकने बाद में जो हम कपड़ा ओढ़ते हैं, कंबल या चादर, वो भीग जाता है। भीगने के बाद में ये परेशानी, जो बुखार की बीमारी की जो परेशानी है, ये भीगने के कारण है जी। यहाँ बच्चे बीमार पड़ते हैं, बच्चे सब बीमार है जी। कोई बताता रहा आपको ये दवाई रही, ऐसे दवाई दे जा, बस चल भाई पीछे हटो, कोई खास दवाई नहीं दे रहे। मैयत का ऐसा नजारा कैंपों में आम बात है। गेंदा खान अपने बेटे और पोते पोतियों के साथ दंगाइयों से बचकर तो भाग निकले, लेकिन यहां आकर बीमारी से नहीं बच सके। दादा बोला चलो भाई यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। देखो जब दिल में ऐसा हो जाता तो रहने से कोई फायदा है ही नहीं जी। इस करके हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बावजूद और बुखार सुखार चल गया जी, उसके बावजूद माँ दादा भी गुजर गया जी। बहुत ज्यादा जी, डर तो हमारे दिलों में भी है जी, पर ये क्या कह रहे जी, जब बुढ़ापा आ जाता और भी ज्यादा डर लगा इंसान को जी। लगता है जैसे मौत इन लोगों की नियति हो गई है। जो दंगे में बच गए वो सरकार की अनदेखी और बीमारी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। ज्यादातर कैंपों के बारे में कोई ठोस जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक लोई कैंप में 21, मलकपुर में 3, जौला में 6, जोगियाखेड़ा में 5 और कांदला राहत कैंप में 5 लोग बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। एक तरफ बीमारी की मार और दूसरी तरफ हर जरूरत से महरूम इनकी अपनी जिंदगी। जब न सिर छुपाने को छत हो और न पेट की आग बुझाने का कोई जरिया, तो मुस्तकबिल की परवाह कौन करे। इन कैंपों में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास न कोई मार्कशीट बची है, न ही कोई सर्टिफिकेट। इन बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि अब इनको दोबारा स्कूल का मुंह देखना नसीब भी होगा या नहीं। लुकमान, सलीम और मिनहाज के पास आज पूरा दिन घूम फिर कर बिताने के अलावा कोई चारा नहीं है। मिनहाज को फर्स्ट ईयर का और लुकमान और सलीम को बोर्ड का एग्जाम देना था, लेकिन अब वो सब नामुमकिन लगता है। डर के हमारा अपना स्कूल जा सकते और ना यहाँ पे शिविर में रह रहे हैं। सबको मालूम है ये 10-15 हजार लोग वीरान भी हैं, घर छोड़ के सब वीरान हैं, और ना पैसा ना देला कुछ भी, मतलब जाने का भी किराया नहीं है कि ले गया कहीं कॉलेज में चले जाएं या कुछ आगे फार्म डाल ले या कुछ भी कर ले। इतना डर है कि स्कूल में सभी जात के रहते हैं, जाट भी रहते हैं, वे भी रहते हैं, और ये दंगा फिसाद करेंगे तो पता भी नहीं चलने देते अगर मार दे तो इसलिए इस कारण कहीं घर बैठ गए हैं। कैरियर पूरा खराब हो गया है। वैसे सिर्फ करियर नहीं, इन लोगों की जिंदगी भी तबाह हो गई है। कैंप में रहने वाले हर शख्स पर जो चीज सबसे हावी है वो है खौफ। वो खौफ जिसके चलते उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, वो दहशत जिसके चलते वो सरकार के कहने के बावजूद वापस नहीं लौटना चाहते। वे तो चाहते हैं कि ये लोग यहाँ आ जाए, बाकी हमें मारने के लिए क्या करें वहां पे।
हम मरने के लिए नहीं जाना चाहते, क्यों कि हम तो पहले जान बचा कर निकले हैं। दोबारा किस तरीके से जाएं हम वहां पे, हम दोबारा नहीं जाएंगे। भले यहां से छोड़ के हमें कहीं भी तार दे, काले पानी भेज दे गवर्नमेंट, वहीं जाने के लिए सब लोग तैयार है, बाकी हम नहीं जाएंगे उधर। वापस न लौटने की वजह वो कत्लेआम है जो इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, वो जुल्म है जो इन लोगों पर उस काली रात बरपा हुआ। मोहम्मद जरीफ के पिता इस्लाम को उनके सामने ही कत्ल कर दिया गया। जरीफ पर उनकी छोटी बहन की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको तो खुद का जीना और सरकार की मदद सब कुछ ही बेमानी लगने लगा है। जिसके बाप को उसकी आंखों के सामने काट दे गया तो उसका दुनिया में रखा क्या है जी। अब हमें कुछ भी दौलत मिल जाए, कितनी भी बेशुमार दौलत मिल जाए, मगर हमारे अब्बा और हमारी अम्मी तो नहीं आनेगी, तो क्या रखा जी दुनिया में। हमको गवर्नमेंट 10 लाख 10 करोड़ दे दो, क्या लाभ होगा उससे जी हमें। हमारे अब्बा तो नहीं आ सकते। काश इन सिसकियों इन आहों में इतना असर होता कि सीने में धधक रही आग की आंच हुक्मरानों तक पहुंच सकती। काश इन आंसुओं का असर दिखने में मुद्दत न गुजरती। काश कोई आह इस हकीकत पर से वहम के पर्दे उठा सकती। काश किसी आह का गूंजता हुआ सन्नाटा उन लोगों को भी सुनाई पड़ जाता जो उनकी किस्मत तय कर रहे हैं। काश